Hello everyone. Very good evening to all of you. Good evening everyone. आज अजीत, राघवेंद्र, हैरी, कमलेश, ओम प्रकाश, शैलेश, अंकित. Am I audible to you all? Good evening everyone. सैयद, सोनी, अनु, दिनकर, वेरी गुड इवनिंग. मेरी आवाज आप तक पहुंच रही क्लियरली? एक बार बता दीजिए. इज एवरीथिंग ऑल राइट? शशि थरूर की स्पीच देखी थी? ओके ओके हैरी, दिस इज योर फर्स्ट क्लास. ओके सिद्धार्थ, सौरभ, बहुत दिनों बाद सौरभ किसी बैच में रहे, मुझे याद आ रहा है. वंदना, वासुदेव, आसिफ, नविंदर. ओके, गुड इवनिंग श्रुति. So, in yesterday's class, we started the next section, and that is actually listening skills. That how to improve our listening skills, what kind of challenges we face in listening skills. तो सबसे पहले हमने challenges से ही बात शुरू करी, so that कि हमें ये पता लग पाए कि हाँ कहाँ पे हमें दिक्कत होती है, और फिर उसके अकॉर्डेंस में हम आगे बात कर सकते हैं. So, सबसे पहली बात हमें समझ में आई कि ये जो पूरा स्पोकन का मामला है, इट्स अ क्लोज्ड लूप सिस्टम. राइट, हमारे जो कान है वो एक तरीके से रिसीवर का काम करते हैं, और इसीलिए आप जो भी कुछ सुनते हो उसका इंपैक्ट पड़ता है आपके बोलने में. इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी, साइंस, इन सब की चर्चा हमने कर ली है, सो दैट कि भाई हमारी जो अपनी मातृभाषा है वो हम बेहतर बोल पाते हैं, दिक्कत नहीं होती. और इंग्लिश, जबकि पूरी तरीके से हमने स्कूल के टाइम से, कॉलेज के टाइम से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बट बोलने में दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस नहीं है. ठीक है. शशि थरूर का टॉक देखा था सुनील ने. ओके, हाउ टू डू मिरर प्रैक्टिस. ओके, कॉम्प्रिहेंशन 5 में थे विशाल. तो कल हमने कहां तक बात कर ली थी? ये आप सब आपके चैलेंजेस थे. स्पीड एंड फ्लुएंसी, इसकी बात की थी. वोकैबुलरी की बात चल रही थी शायद. हाँ जी, कल हम वोकैब तक पहुंचे थे. सबसे पहली बात हमें समझ में आई थी कि जब भी सुनो, ध्यान से सुनो, समझने के लिए सुनो, तपाक से बोलने के लिए मत सुनो, जो कि ज्यादातर लोग कमियां जिनके अंदर होती हैं. तो ये सबसे पहला हमारा पॉइंट था कि कभी भी रिएक्ट करने के लिए मत सुनिए, ध्यान से सुनिए, सो दैट कि आप सामने वाले की पूरी बात को समझ पाएं. अगला चैलेंज हमारे पास वोकैब का था, जो कि एक कॉमन समस्या है. शब्द आपको मिलते नहीं, और फिर हम जब कहते हैं कि शब्दों में मत जाओ, भावनाओं को समझो, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द राइट वर्ड. अब वो जो हमारा शब्द है राइट वर्ड, वो कैसे हमें मिलेगा? राइट, उसके बारे में हमने बात की थी कि ये जो टेक्निकल चीजें हैं, खास तौर से सब शब्दों की चॉइस में, हाउ टू चूज द करेक्ट वर्ड. सो आपको फोकस करना होता है कहां पे? कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, कॉनोटेशन के ऊपर, कॉलोकेशन के ऊपर, कौन सा वर्ड किसके साथ जाएगा. वोकैब डेवलपमेंट के बारे में आप चाहते हैं मैं थोड़ी बात करूं यहां पे? Sir, whenever I watch for 30 minutes, I get bored because I can't understand what they are saying. Absolutely, रवि, हम उसी की बात कर रहे हैं. हाँ जी, वोकैब, कितने लोगों को ये लगता है कि मतलब वोकैब उनकी पिछले 5-6 सालों से कुछ उसमें इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है? कितने लोगों को लगता है कि वोकैब में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है सर, चाहे जो कोशिश कर लो? अवनीश, पवन, अर्जुन, अयांश. Today I felt that I'm committing fewer mistakes. I'm able to speak, sir. Okay, very good, अंजलि. सभी को ये लगता है. कल मैंने मौखिक तौर पे कुछ बातें की थी, लेकिन जो शायद स्टूडेंट्स मेरे किसी बैच में रहे हैं या वोकैब बैचेस में रहे हैं, उन्हें ये दोनों बातें समझ में आई हैं. देखो, वोकैब के अंदर दो तरह के चैलेंजेस होते हैं. सबसे पहला चैलेंज क्या है? हाउ टू रिमेंबर वर्ड्स. हाउ टू रिमेंबर वर्ड्स. और दूसरा, हाउ टू यूज देम करेक्टली. ये दो तरह के चैलेंजेस हैं. सबसे पहले हमें यह बात समझनी पड़ेगी, और ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. इसको हम टिपिकली क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड यूसेज. दिस इज कॉल्ड यूसेज. और हाउ टू रिमेंबर वर्ड्स में हमारे पास दो मेथड बहुत काम करते हैं. वन इज कॉल्ड
one is called PRS method, right? And second one is called groupings. PRS stands for prefix, root एंड सफिक्स. इसी को हम रूट वर्ड मेथड्स भी कहते हैं. और इस मेथड से इंग्लिश में करीब आपके पास 65 to 70% वर्ड्स मिल जाते हैं आपको काफी हद तक. आप अगर मेरे YouTube चैनल पे डीवीडी शो देख रहे हो, मैं पिछले करीब 2 हफ्ते से उसको मैं लाइव कर रहा हूं, डेली वोकैब डोज. अगर नहीं देखते हैं और आप चैनल पे नए हैं तो आज शाम को मुलाकात कर लीजिएगा वहां पे. इस समय फिलर्स और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस वहां पे चल रही है. तो वहां पे जब हम क्वेश्चंस करते हैं, आपके अलग अलग एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके एसएससी के एग्जाम्स में, बैंकिंग के एग्जाम में, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, तो जब हम उन ऑप्शंस को देखते हैं, वहां एनालिसिस करते हैं, तो भी इस पर्टिकुलर मेथड से बहुत फायदा आपको होता है, राइट? तो एक तो ये तरीका है शब्दों को याद रख पाने का. लंबे लंबे शब्दों को आप याद रख पाते हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और ग्रुपिंग्स का क्या मतलब है कि देखो भाई, कोई भी चीज आपको तभी याद हो सकती है व्हेन यू आर एबल टू गिव सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन टू योर माइंड. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, आपका दिमाग उसको भूल जाएगा. कल हमने स्पीकिंग के अंदर भी मेमोरी का इंपॉर्टेंस समझ में हमें आया था. बिकॉज वॉट एवर लैंग्वेज वी स्पीक, लाइक आवर मदर टंग, उसमें हमारी फ्लुएंसी भी है, स्पीड भी ठीक ठाक है, सामने वाले को हमारी बात भी समझ आती है, वर्ड्स की चॉइसेस, राइट, ओकल स्ट्रेस, इंटोनेशन, प्रोजेक्शन ऑफ वर्ड्स, वॉइस, सब कुछ हमारी ठीक ठाक होती है हमारी अपनी भाषा के अंदर, बट वो इंग्लिश में नहीं आ पाती. तो उसमें मेमोरी का भी काम है, बिकॉज आपके दिमाग ने ये सब याद रखा हुआ है कि कौन से शब्द को किस तरीके से बोलना है. तो जब हम वोकैब की बात करते हैं तो यहां पर भी मेमोरी का रोल है. और तभी तो हमने बात की हाउ टू रिमेंबर वर्ड्स, कि सही शब्द सही समय पे आपको याद रहे. और साथ ही साथ उस शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें इस रूट वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? और ग्रुप की जैसे हमने बात की कि ग्रुप में कोई भी चीज अगर एक ग्रुप में डाली जाएगी तभी ग्रुप में डाल सकते हो आप जब उस ग्रुप के सभी मेंबर्स में कोई ना कोई बात कॉमन हो. यस और नो? वो कॉमनैलिटी ही आपको याद रखने में मदद करती है. बहुत ही बेसिक सा वर्ड है. जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, अगले पे चलते हैं. जैसे ये शब्द है टेन्योर एंड टेनर. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोगों को पहले वाले शब्द का मतलब पता है, तो मुझे लगता है कि शायद 95%, 98% लोगों को पता होगा. जिनकी वोकैब बहुत कमजोर है उनको शायद पहले वाले वर्ड का मतलब ना पता हो, बट दूसरे वाले वर्ड का मतलब शायद आप में से 50% लोगों को पता हो. और ये नंबर भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं. तो आप जरा मेरे पर्टिकुलर सवाल का ये जवाब दीजिए, आप में से ज्यादातर लोगों को कौन से वर्ड का मतलब नहीं पता है? सेकेंड वन का. यस और नो? बिल्कुल अजीत, सुनील, एब्सोल्युटली करेक्ट. पहला वाला जो शब्द है टेन्योर, कार्यकाल जिसे हम कहते हैं, सिर्फ पीरियड और ड्यूरेशन नहीं है सुनील एंड अजीत, ये कार्यकाल है. कार्यकाल है जैसे कि भाई किसी ने किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल पे कितने लंबे समय तक काम किया. और ये वर्ड अगर आपके लिए मान लो नया है, बट बिकॉज यू आर लर्निंग दिस न्यू वर्ड इन द रिलेशन ऑफ समथिंग व्हाट यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ, नाउ योर माइंड विल बी एबल टू मेक सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शंस, राइट? तब आप इसको ध्यान में रख पाओगे. अगर शायद आप टेनर वर्ड को पहली बार कॉपी में लिखो और रटो तो वो आपको भूल जाएगा. बट बिकॉज यू हैव द ज्ञान ऑफ द वर्ड टेन्योर इन योर माइंड, एंड अब दूसरे वाले शब्द को जब आप सीख रहे हैं तो पहले वाले के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. और ये कनेक्शन कैसे हो पा रहा है? साउंड के बेसिस पे हो रहा है. बिकॉज दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी मिलती जुलती है, सेम नहीं है, सिमिलर है. और इस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? जब हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं होमोफोन्स. दे आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स बट डिफरेंट इन स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट इन मीनिंग. And most probably you will be aware of one particular word but will not be aware of the second word. और यहां से आप अपनी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर कर सकते हो, साथ ही साथ शब्द का ज्ञान भी बढ़ा सकते हो. और इस ग्रुप के अंदर हमारे पास सैकड़ों शब्द हैं, राइट?
बहुत सारे शब्द यहां से निकल के आते हैं, भर भर के हम यहां पे उसको नोट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहां पे शब्द अगर दूं, ALLOY, अलॉय, एवरीवन इज अवेयर ऑफ। ALLY, अलाई से भी काफी लोग परिचित होंगे। ALLY से संख्या और कम हो जाएगी और ALLEY से शायद और कम हो जाए। अब अगर मैं, जैसे पहले वाले सेट में मैंने आपके लिए प्रिडिक्ट किया कि आप में से ज्यादातर लोगों को इसका मतलब पता है बट इसका मतलब नहीं पता, वैसे मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों को इसका मतलब पता है, उससे थोड़ा कम इसका इतने का पता होगा, और इन दोनों का मतलब आपको सबसे कम पता होगा, कम लोगों को पता होगा। क्या मैं इस बात में सही हूं या नहीं हूं? हाँ या ना? बस आप बोल दीजिए कि मैं सही हूं या नहीं हूं इसमें। तो आखिर मुझे यह कैसे पता लग रहा है कि आप किस लेवल पे होंगे और आपको किन शब्दों का मतलब पता है? बिकॉज वोकैब की जब हम बात करते हैं तो एक होते हैं वो शब्द जो कि पॉपुलर वर्ड्स हैं किसी भी खास मतलब के लिए, राइट? उसका मतलब लगभग सबको पता होगा, बट उसके साथ कुछ और वर्ड जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन में या मीनिंग्स के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और उसकी जानकारी कम लोगों को होगी, राइट? सो ये सब जो समझ है, अब आप देख रहे हो कितना प्यार है आपसे, कितना प्यार है। बिना आपसे मुलाकात के आपके बारे में इतना कुछ पता है मुझे, आपकी प्रोफाइलिंग मैं कर सकता हूं। इसी तरीके से कोई भी अच्छा कोच जो एग्जाम बनाता है या ट्रेन कर रहा होता है, उसको पता होता है कि उसकी ऑडियंस किस लेवल पे है, वो कहां फंसी हो सकती है। और जब कोई आपको इतना बेहतर जानता है तो वो सबसे बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। आ जाओ, अब देखो ये सारे के सारे शब्द किस कैटेगरी में है? ये सब होमोफोनस कैटेगरी में है। वैसे ही मैं अगर यहां पे लिखना शुरू करता हूं, मान लीजिए वर्ड्स आपके VAIN और VEIN, इसका मतलब आप में से लगभग सभी को पता होगा, बट इस वेन का और इस वेन का मतलब आपको नहीं पता होगा, राइट? सो अब कहने का मतलब कि जब हम वोकैबुलरी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, दैट आई शुड बी इन पोजीशन टू नो मोर वर्ड्स, जो शायद 8 साल पहले 10 साल पहले वर्ड सीखे थे उन्हीं को खींच खींच के काम चला रहे होते हैं। और अगर वोकैब बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे होते हैं? अच्छा, द हिंदू के आज 15 वर्ड कहीं लिखे हुए हैं, PDF मिल गए ऑनलाइन, इतने मिलते हैं, और उनको लेकर के आप रट कर रहे हो, उनको रट रहे हो, उनकी हिंदी मीनिंग रट रहे हो। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा वोकैब में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी वोकैब की तैयारी चल रही है। क्योंकि अगर होनी होती तब तक हो गई होती भाई। हर नए साल में बच्चों से ये रेजोल्यूशन होता है कि आज से मैं एक कॉपी में रोज 10 वर्ड लिखूंगा। रोज 10 वर्ड लिखते तो महीने में 300 हो जाते, साल में 3600 हो जाते। अगर 3600 शब्दों की समझ आपको होती तो वोकैब की कोई दिक्कत ही नहीं होती आपको। और ये वचन तो 10 साल पहले से दिया जा रहा है हमें, जब हम बड़ों की बात माना करते थे, बट वो मेथड काम करेगा ही नहीं। इफ यू आर जस्ट राइटिंग डाउन 10 रैंडम वर्ड्स फ्रॉम एनी सोर्स एंड यू आर सिंपली काइंड ऑफ मगिंग अप दोज वर्ड्स, ये सोचते हुए कि मुझे ये याद रहेगा, तो वो शाम तक आपको भूल जाएगा। बट सपोज अब जैसे मैंने यहां पे अभी देखो 3 ग्रुप ही लिखे हैं, और इस तीन ग्रुप के अंदर आपके पास कितने नए शब्द हो सकते हैं? टेनर आपके लिए नया हो सकता है, अलॉय एले हो सकता है, वेन और वेन हो सकता है। ठीक है भाई, ये वेन का मतलब हमको पता है, लाइक वहीं से योर होल एफर्ट हैज गॉन इन वेन, समथिंग व्हिच हैज बिकम यूजलेस। वीन्स, नसें जिसमें रक्त बह रहा है आपका। बट ये दोनों वेन और वेन जो हैं, अगर आप इनको इनके साथ याद रखते हैं तो आप याद रख पाओगे कि हाँ हमने ग्रुपिंग करी थी, बिकॉज आवर माइंड कैन रिमेंबर ओनली एसोसिएशंस। ह्यूमन माइंड्स कांट रिमेंबर और रिलेट एनीथिंग विच इज एब्सोल्यूट। हमें एब्सोल्यूट कभी नहीं समझ आता, हम हमेशा डिफरेंसेस समझते हैं। लाइक द बोर्ड इज व्हाइट, आई एम राइटिंग विद डिफरेंट कलर मार्कर, देन यू आर एबल टू सी, राइट? If on a white board I am writing with a white marker, you will not be able to see anything, right? Getting my point or not? तो हमें हमेशा डिफरेंस समझ में आता, तो वो चीज हमेशा अप्लीकेबल होती है, आप कुछ भी कर रहे होते हैं उसके लिए। अब देखिए व्हाइट पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो हमें डिफरेंस चाहिए कि किसी के साथ कुछ कंपैरिजन कर पाए। तो अगर हम इस कैटेगरी में शब्दों को याद कर पा रहे हैं तो हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं। अब इसी तरीके से एक और कैटेगरी होती है, जैसे आपके पास शब्द मान लो मैंने लिख दिया लग्जूरियस,
अब now everyone is aware of the meaning of luxurious, like luxurious hotels, luxurious cars, but the word is luxuriant. Now you need to ask to yourself that how many of you are aware of the word luxuriant, right? इसमें शायद संख्या आपकी कम हो जाए, या मैंने यहां पे शब्द लिखा ceremonial and ceremonious, and I ask you that what's the difference, तो शायद लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? या बहुत ही बेसिक शब्द continual and continuous पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस, आपको दिक्कत हो सकती है, जबकि आपको यह पता है दैट बोथ द वर्ड्स आर कमिंग आउट ऑफ कॉन्टिन्यू ओनली, बोथ द वर्ड्स आर कमिंग आउट ऑफ कॉन्टिन्यू ओनली, राइट? और जब हम कॉन्टिन्यू की बात कर रहे हैं वहीं से कॉन्टिन्यूअल निकला है, कॉन्टिन्यूअस निकला है, यानी द बेस वर्ड इज सेम बट देयर एंड इवन द ग्रामेटिकल प्रोफाइल इज सेम. बोथ द वर्ड्स आर ग्रामेटिकली एडजेक्टिव but the spellings are different and meanings are different. In the same manner, both the words are coming out of luxury and grammatical profiles are also same, luxurious and luxuriant. Both the words are coming out of the word ceremony, and again ceremonial and ceremonious, both the words are adjective. So even if you are supposed to use this particular word, आप कहां यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, जब आपको डिफरेंसेस पता होंगे. अगर नहीं पता है then you can use these words interchangeably and that is something which is problematic, right? So luxurious means full of luxury, whereas luxuriant means something which is very fertile, जिसकी fertility ज्यादा हो, उर्वरता ज्यादा हो. luxuriant blade of grass, even luxuriant hair we use, जिसके बाल बहुत घने हैं, right? उनकी fertility अच्छी है. वैसे ही ceremonial attire, ceremonial dress, ceremonial hall, अब ये शादी में आप जा रहे हो, वहां बातचीत करनी है तो ये शब्द इस्तेमाल होगा कि भाई संगीत का कार्यक्रम है या एंगेजमेंट का कार्यक्रम है और आपने एक पर्टिकुलर ड्रेस खरीदी हुई है, तो आप उसे क्या बोलते हो, दिस इज अ सेरेमोनियल ड्रेस. बट अ फ्रेंड्स बिहेवियर शुड नॉट बी सेरेमोनियस. सो सेरेमोनियस इज व्हाट, दैट इज फॉर्मल. कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस, देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस. क्या फर्क है दोनों में, क्या फर्क है? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ योर एग्जाम्स कॉन्टिन्यूअली, बट यू आर राइटिंग एन एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 1 hour continuously. If something is continued without break, that in that particular case you will be using continuous. 1 घंटे का पेपर ले रहे हो, लिख रहे हो, लगातार लिख रहे हो, एग्जाम में कब बीत जाता है पता नहीं लगता, वो कॉन्टिन्यूअसली काम कर रहे हैं आप. लेकिन जब आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि 24/7 आप लगातार पढ़ ही रहे हो, बाकी काम भी करते हो, खाना खाते हो, सोते हो, उठते हो, अपने आप को रिक्रिएट करते हो, फिर आप तैयार होकर के आते हो. सो इफ यू आर डूइंग समथिंग इन इन कॉन्टिन्यूटी बट विद फिक्स्ड ब्रेक्स, ब्रेक लगा करके, तो वहां पे क्या लगाओगे, कॉन्टिन्यूअली. और विदाउट ब्रेक अगर कॉन्टिन्यूड है तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. सो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं. तो जिनको भी वोकैब को इंप्रूव करने का मन कर रहा है, आप रैंडम नई शब्दों को याद कर सकते हैं. मैंने आपको बताया अभी, एब्सोल्यूट हमें भूल जाता है. जब आप किसी भी आधार पर कंपैरिजन करोगे तब जाकर के दिमाग एक कनेक्शन बिल्ड कर पाएगा, एंड बाय बिल्डिंग अप दैट कनेक्शन यू विल बी इन द पोजीशन टू रिमेंबर दैट वर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो ये आपकी ग्रुपिंग्स हैं, ठीक है. अब यहां पे जब हम पीआरएस मेथड की बात कर रहे हैं, यहां मैं ग्रुपिंग्स लिख देता हूं, कौन कौन सी ग्रुपिंग्स हैं आपके पास. अगली जो ग्रुपिंग थी हमारी, इसको हम पैरोनीम्स कहते हैं, जहां बेस वर्ड सेम होता है बट आगे जाकर के रूप बदल जाता है, बहुत सारे शब्द यहां से निकलते हैं, ठीक है. ऐसे ही आपके पास शब्द आते हैं एपोनीम्स, इनके पीछे कहानियां होती हैं कुछ, लिविंग, नॉन लिविंग. सिनोनिम भी अपने आप में ग्रुप ही तो है, सिनोनिम्स भी अपने आप में ग्रुप हैं, लेकिन हमें सिनोनिम्स को रटना नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस इन सिनोनिमस वर्ड्स. जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो पैरामीटर्स जिनके आधार पे आप पर्यायवाची शब्दों को अलग कर सकते हैं, दोज पैरामीटर्स आर व्हाट, दोज आर कॉन्टेक्स्ट, कॉनोटेशन, राइट, डिग्री. इस आधार पे आप सिनोनिमस शब्दों को अलग करते हो. एक ही मतलब के हैं लेकिन एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक न्यूट्रल होगा वर्ड. कॉन्टेक्स्ट में फर्क आ जाएगा. अब जहां आपने वार लगाना है वहां बैटल नहीं लगाते, जहां बैटल लगाना है वहां फाइट नहीं लगाते, जहां ब्रॉल लगाना है वहां फाइट नहीं, स्कफल, ब्रॉल, रेज, बहुत सारे शब्द हैं फाइट के लिए, लड़ाई के लिए, क्वेरल, लेकिन सबका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है. अब आप कुछ बहुत ही बेसिक शब्दों पे जरा ध्यान दो कि बोलने के लिए हमारे पास कितने सारे शब्द हैं. वी हैव आस्क, स्पीक, टेल,
talk, say, quip, our, all these words are used for speaking only. But there are differences. कभी भी हमने इस बारे में सोचा कि आज जरा पता करने की कोशिश करता हूं टेल और टॉक में क्या फर्क है, स्पीक और से में क्या फर्क है? मन में ये आवाज आई आपको? या हम लिसनिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, हमने यहां हियरिंग स्किल्स की बात नहीं की। हमने किसकी बात की? लिसनिंग स्किल्स। व्हाई डोंट वी यूज हियरिंग आउट हियर? बिकॉज देर इज अ डिफरेंस इन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग तो कुछ भी हो रहा है, तुम अपने कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है, और बच्चे बाहर पार्क में खेल रहे हैं, या मान लो रोड पे गाड़ियां जा रही हैं, उनकी भी तो आवाज आ रही, कानों में तो पड़ ही रहा है वो, लेकिन आप उनको लिसन करने की, ध्यान से सुनने की कोशिश नहीं कर रहे। अब आप देखें, कान वाली जो मशीन आती है, जो लोगों को सुनने में दिक्कत होती है, क्या उसको लिसनिंग एड बोलते हैं, हियरिंग एड बोलते हैं? व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट? द वर्ड इज द वर्ड इज हियरिंग एड, बिकॉज वो आपको सुनने में मदद करता है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? वो लिसनिंग के लिए नहीं है, आपकी सुनने की ताकत को वो बढ़ा रहा होता है। तो इस तरीके से आपकी वोकैब इंप्रूव होगी, और प्लस साथ ही साथ आपने प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। अब आओ, जैसे ये क्या था, ये टेन्योर था, दिस इज टेनर। टेनर, टेनर ऑफ मोदीज स्पीच। अलॉय, अलाई, अले, एली। तो ये माइन्यूट डिफरेंस है। लाइक अलेइंग समवन, अले करने का मतलब, अच्छा हाँ, अलाय मिश्र धातुएं होती हैं, सभी को पता है। अलाई कौन है? जो आपका पार्टनर है, जिसके साथ आपने अलायंस बनाया हुआ है, जो आपका पार्टनर है, सहयोगी है, उसको अलाई कहते हो। अले करने का मतलब टू पेसिफाई समवन, किसी को शांत करना, खुश करने की कोशिश करना। और एलीज क्या होती हैं? एलीज होती हैं वो गलियां जिनके दोनों तरफ घर होते हैं, जैसे एलीज ऑफ द विलेज हम इस्तेमाल करते हैं, गांव की गलियों के लिए हम यूज करते हैं, राइट? वहां पे हम एली का इस्तेमाल करेंगे। बट अब देखो आप, देर आर लेन्स, लेन का मतलब भी गलियां होती हैं, कॉरिडोर्स हैं। तो अब हमारे पास आइल, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बीच के पैसेज के लिए, रास्ते के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या सभी के कॉन्टेक्स्ट अलग हैं या नहीं है? बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। तो आपको यह समझना जरूरी है कि कौन सा वर्ड हम किस कॉन्टेक्स्ट में लगाएंगे। गॉट इट? अब उसी तरीके से आप देख लो, अब मैंने इसको याद रखने का भी तरीका एक बार बताया हुआ है आपको कि यार देखो, छोटी छोटे बच्चे जब रोते हैं तो माँ कैसे चुप कराती है? अल्ले 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 माई बेबी, यू नो, अल्ले अल्ले करके आप सामने वाले को खुश या शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड दिस मेथड ऑफ वोकैब डेवलपमेंट इज कॉल्ड निमोनिक्स। लाइक यू आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ इमेजरी, साउंड और स्टोरी अराउंड अ पर्टिकुलर वर्ड, सो दैट यू कुड रिमेंबर दैट वर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So if you're remembering like alle 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 my baby, while mother is making this statement, this phrase, what is the very purpose of making this particular phrase or using this particular phrase? Is to pacify her child. अपने बच्चे को शांत करना चाहती है, अल्ले 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 करके उसको शांत कराना चाहती है, खुश करना चाहती है कि वो रोना बंद कर दे, राइट? सो वो आपके पास क्या आ गया? वो यहां पे सही शब्द है। अब ऐसे ही देखो, ये दोनों वेन आपको पता है, दिस वेन इज व्हाट? वेनिंग इन एनर्जी। वेन का मतलब किसी चीज की पावर का धीरे 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 कम होना, रिड्यूस होना, ड्विंडल होना, डिटेरियोरेट होना, दैट इज व्हाट वेन. एंड वेयर एज वेन मीन्स व्हाट? इट्स अ लार्ज ब्लेड ऑफ अ बिग टर्बाइन। जहां पे आपको विंड एनर्जी बनाते हैं ना, वो बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, तो किसी भी बड़े फैन की जो ब्लेड्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड वेन. लग्जूरियस आपको बता दिया, ये दोनों सारे वर्ड्स आपको बता दिए। तो ये ग्रुपिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा आ जाओ, रूट वर्ड का कमाल देख लेते हैं। स्पीकिंग में बहुत रोल निकल के आता है इसका, पीआरएस मेथड जो है हमारा। अब जैसे मैं यहां पे अगर ये दो शब्द लिखता हूं, आप देखें अंग्रेजी में ये बहुत बड़ा पंगा है। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? अब देखो, यहां पे आप बोलते हो मिस,
Guys, now I am visible and audible. There was a problem in connection. Is everything all right now? मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं, एक बार कमेंट में बता दीजिए. चलिए, वेरी गुड. हाँ जी, तो हम यहां पे बात क्या कर रहे थे? पीआरएस मेथड की बात कर रहे थे और उसके रोल को समझने की कोशिश कर रहे थे स्पीकिंग के अंदर, क्योंकि ये इंग्लिश में बहुत बड़ा घनचक्कर है. ये कौन से वर्ड थे वो? ये दो वर्ड मैंने आपके सामने दिया था और मैं आपसे पूछ रहा था कि इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है या मतलब क्या है. तो देखो, रूट वर्ड से फायदा यही है कि आप जो है एक तो शब्द को याद रख पाएंगे, साथ ही साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होगी. ठीक है, अब दोनों में क्या फर्क है? कौन बता रहा था प्रोनाउंसिएशन? देखो, अगर इसके प्रोनाउंसिएशन की लिखने की बात करी जाए तो आप ऐसे कर सकते हो. इसके लिए ना एक इस तरह से उल्टा ई आपको नजर आता है. यहां पे आप ग बोलते हो, मिसोगेमी, लेकिन जब आप ऊपर वाले शब्द की बात करें तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे हो जाती है? यहां पे आपको ज बोलना पड़ता है. और प्रोनाउंसिएशन की बात करनी तो यहां पे आई ही लिख देते हैं. तो ये बहुत बड़ा पंगा है कि भाई दोनों में देखो जी का इस्तेमाल हो रहा है, बट यहां पे आप ज बोलते हो, मिसोजिनी, मिसोजिनी. और जब भी आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे और प्रोनाउंसिएशन को लिख करके जब बताया जाता है, जैसे यहां पे मैंने आपको लिख के समझाने की कोशिश करी है, तो यहां से दो बातें आपको समझ में आती हैं. एक तो भाई शब्द कितने टुकड़े से बने हैं, और दूसरा क्या है कि किस पर्टिकुलर पार्ट पे जोर देना है. जो भी कैपिटल्स में लिखा हुआ यहां पे आपको जोर ज्यादा देना होता है. आप ऐसे नहीं बोलेंगे मिसोगेमी, राइट? मिसगेमी, मिसगेमी, सो मिसोगेमी, सॉग. और यहां पे क्या है? मिसोजिनी, मिसोजिनी, मिसोजिनी. अब ये एम आई को मी भी नहीं बोलना है, मिसोजिनी. ये म, ये उल्टा अ वाला साउंड आ जाता है यहां पे, जो वॉवल का साउंड है अ. मैं आपको पूरा फोनेटिक्स का यहां पे दिखा भी दूंगा, शब्दों के साथ एग्जाम्पल भी हम ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है. अब देखो यहां रूट वर्ड किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा था. ये तो आपके प्रोनाउंसिएशन का एस्पेक्ट हो गया कि मिसोगेमी, मिसोगेमी, एंड यहां पे मिसोजिनी. अब रूट वर्ड जो था इधर क्या था? गेमोज, जिसका मतलब क्या होता है? मैरिज. और मिस या मिजो का मतलब होता है हेट, राइट? और वही कहानी यहां पे है. मिजो तो आपके पास हो गया हेट, और दूसरा जो शब्द है वो गाइनी है, GYNE रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? वुमन, वुमन, राइट? और यहां से सिलेबल का पता लग रहा होता है कि ये दोनों के दोनों वर्ड 22 सिलेबिक है. मींस व्हाट? सिलेबल मींस कि एक वर्ड के अंदर कितने टुकड़े हैं, छोटे छोटे. तो अब यहां पे दो टुकड़े हैं. अब देखो जरा, इन टुकड़ों को अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो कितना फर्क आ जाएगा. वर्ड इज मिसोजिनिस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज मिसोजिनिस्टिक. अब ये सब अखबार में आपको भरपूर मिलते हैं. मिसोजिनिस्टिकली, मिसोजिनिस्टिकली. सो अब इधर कितने टुकड़े दिखने लग गए? अब जरा टुकड़े देखो आप. मिसो, GYN और एस्ट, तीन टुकड़े. ट्राई सिलेबिक वर्ड हम इसे बोलेंगे. ईस्ट और एक, चार टुकड़े हो गए. मिजो, जिन, ईस्ट, एक
अली 5 टुकड़े हो गए। और यहां से ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी समझ आ गई दैट मिसोजिनी इज एन आइडिया। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु फॉलोज मिसोजिनी, राइट, हु प्रैक्टिसेस मिसोजिनी, जो महिलाओं को का सम्मान न करे, वन हु डिसरिस्पेक्ट्स women, that person is called what? Misogynist. So this is common noun. It's a common word for all those people. If we are saying misogynistic society, then society is noun and misogynistic is what? Adjective. And if someone made a statement misogynistically, means what? Misogynistically is adverb, right? That is actually describing made, verb को describe कर रहा है। तो कहने का मतलब कि one base word is here having 8 letters, and from this particular word we are making those words which are having 16 letters। और जिसको मिसोजिनी का मतलब पता है और उसकी ग्रामर इंटैक्ट है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर पाता है, कैन इजिली गेट द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। वो कभी भी रीडिंग में, इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन, यू आर वॉचिंग एनी पर्टिकुलर टॉक शो, इफ वन स्पीकर इज यूजिंग दीज वर्ड्स, you are not in awe. You will not go to dictionary to understand these words because you are aware of the base word misogyny, and you do know that misogynist, misogynistic, misogynistically, all these words are coming out of the same base word. The only difference is of grammatical profile. So misogyny is abstract noun, misogynist is common noun, misogynistic is adjective, misogynistically is adverb, right? उसी तरीके से यहां पे भी है मिजोगेमी, मिजोगेमस सोसाइटी। सो मिजोगेमस सोसाइटी वो सोसाइटी जो कि जहां पे शादियों को लोग उतना पसंद नहीं करते, शादियां वहां पे पॉपुलर नहीं है, राइट? मिसोगेमस सोसाइटी आपने बना लिया। तो ये एक फर्क पड़ जाता है रूट वर्ड का, क्योंकि बड़े बड़े शब्दों की जो प्रोनाउंसिएशन है, किस पार्ट पे आपको जोर देना है, वो आप यहां से सीख पाते हैं, ठीक है? तो एक वर्ड के सहारे बहुत सारे शब्द, बिकॉज रूट है, वो रूट से ब्रांचिंग बहुत सारी होगी, वो आप सीखते हो। और दूसरा क्या है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होती है। अब जैसे ये गेमी है, तो अब यहां से कितने सारे शब्द निकल के आ जाएंगे, देख लो। मोनोगेमी, मैंने वोकैब बैच में बहुत वर्ड्स कराए हैं शादियों से कम 25-30 के करीब वर्ड किए हैं, लेकिन जो बेसिक वर्ड है मैं वही अभी लिख रहा हूं यहां पे। मोनोगेमी, बिगेमी, अब उसके बाद तुम चाहो तो टेट्रागेमी, पेंटागेमी, ये सब करते जा सकते हो। पेंटागेमी है तो भाई 5 शादियां हो गई वहां पे, ठीक है ना? उसके बाद एंडोगेमी, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, राइट? उसके बाद हाइपोगेमी, हाइपरगेमी, अपने आप कॉमन सेंस से मतलब निकलता चला जाता है। अब देखो, जैसे यहां पे कॉमन सेंस क्या लगा सकते हो, मोनो कहीं पे भी होता है 1, बाई इज व्हाट 2, एंडो अंदर की तरफ, एक्सो बाहर की तरफ, हाइपो और हाइपर, हाइपो नीचे होता है, हाइपर ऊपर होता है। तो आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि मोनोगेमी 1 मैरिज, बिगेमी, बिगेमी इट्स नॉट बिगेमी। ये ध्यान में रखना है आपको, किस पर्टिकुलर पार्ट पे आपको जोर देना है। तो यहां पे द राइट प्रोनाउंसिएशन इज बिगेमी, बिगेमी, नॉट बिगेमी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बिकॉज हम जब वर्ड सीख रहे हैं तो वर्ड में प्रोनाउंसिएशन का एस्पेक्ट आता है, और रूट वर्ड मेथोडोलॉजी प्रोनाउंसिएशन में बहुत मदद करती है। सो दिस इज बिगेमी, बिगेमी। आप देखो, जैसे डिटेल्ड और डिटेल्ड, पहली क्लास में ही आपको समझाया था मैंने ये सारी चीजें, कि इवन वही स्पेलिंग की अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज होती है, the same word is used as noun and as verb, then there are differences in vocal stress, कि आप किस में पहले सिलेबल पे जोर दोगे और किस में दूसरे सिलेबल पे जोर दोगे। तो ये जोर वाला एस्पेक्ट भी आपको रूट वर्ड से समझ में आता है। बिगेमी, उसके बारी बात है एंडोगेमी। अब एंडोगेमी क्या होती है, एनीवन? एंडोगेमी विद इन योर कम्युनिटी मैरिज, अगर आप अपने कम्युनिटी के अंदर शादी करते हैं, दैट इज एंडोगेमी। एक्सोगेमी, जैसे मैंने कहा, आप तुरंत लॉजिक लगा सकते हो, मैरिज आउटसाइड योर कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सोगेमी। हाइपोगेमी, hypogamy means what? You are marrying in lower class, like whatever your class, social strata। हमारा समाज हमेशा से लेवल्स में बटा रहा है, जब से इंसान रहा है उसने बांटने का काम भरपूर किया है।
तो अगर आप अपनी से नीची जाति में शादी करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? हाइपोगेमी। और अगर आप अपने से उच्च कुल में शादी करते हैं तो दैट इज द हाइपरगेमी। सो दिस इज व्हाट, इस तरीके से आप नए शब्द सीखते चले जाते हो। मैंने तो बहुत सारे शब्द कराए हुए हैं इसके ऊपर, वोकैब बैच में मिल जाएगा। वोकैब को जिसको बहुत ज्यादा मन कर रहा हो सीखने का, क्योंकि मैं यहां वोकैब नहीं पढ़ाऊंगा जाहिर तौर पे, वोकैब का बस एस्पेक्ट वो दिखाऊंगा जो कि स्पोकन में जरूरी है। मैं उसमें एक क्लास खर्च कर सकता हूं, जैसे आज की क्लास में खर्च कर रहा हूं, बट इसका ये मतलब नहीं 50 घंटे की वोकैब स्पेशल बैच है प्रॉपर, राइट, जहां पे बहुत डिटेल्ड मैनर में ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। और उसकी भी वीओडी अवेलेबल है, तो आप अगर इच्छुक हो तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज ये बस एस्पेक्ट, क्योंकि इसमें स्पीकिंग का पूरा पूरा एंगल है रूट वर्ड में। आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस के पार्ट्स पे समझ में आते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन समझ में आती है, उनको किस तरीके से बोलना है, किस पे फोकस रखना है, बिकॉज हम बहुत बारी मोनोटोन में बोल रहे होते हैं। और इफ यू आर स्पीकिंग इन मोनोटोन, you are monotonous in your speaking, that becomes really boring to the listener। जो भी आपको सुन रहा है वो आपको सुनना नहीं चाहता। लेकिन आपकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बेहतर हो जाए, राइट, तो फिर अब उसको सुनने में मजा आएगा कि आपने अगर आप वहीं पे बोल रहे हो मिसोगिनी, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा अच्छा नया नया सीखा है बच्चे ने। आप मिसोजिनी बोल रहे हो, मिसोजिनी न तो मी है, मिसोजिनी पूरा नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखना है। न मी है न मां है, राइट, बीच में कुछ आवाज में आना चाहिए, मिसोजिनी, मिसोजिनी, और वहां पे मिसोगेमी। सो अब अगर आप इससे बिल्कुल उलट जाते हो, जैसे हमने यहां पे बात करी थी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड, देन द एग्जैक्ट ऑपोजिट इज व्हाट, दैट इज फिलोगेमी, फिलोगेमी। उसी तरीके से अगर मिसोजिनी का एग्जैक्ट ऑपोजिट पूछना है तो वो क्या है, दैट इज फिलोजिनी, दैट इज फिलोजिनी, राइट। इन द सेम मैनर यू विल बी मेकिंग फिलोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्टिक, राइट, फिलोजिनिस्टिकली, वहां से भी बहुत सारे शब्द निकल जाएंगे। फिल और फिलो का मतलब लव होता है, राइट, और अगेन फिलो है, फाइल है, फीलिया है, ये सारे शब्द यहां से निकलते हैं और भरपूर शब्द बनते हैं। यहां से कम 40 से 45 शब्द बनते हैं, राइट। सो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अपने साइंस के अंदर, हाइड्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, राइट, यानी जिसका उसके प्रति आकर्षण हो, लगाव हो। और फाइल का एग्जैक्ट अपोजिट क्या हो जाता है, फो। सो इफ समथिंग इज हाइड्रोफाइल means hydrophilic substance and hydrophilia. There are differences in grammatical profile. So hydrophilic is adjective, hydrophilia is abstract noun, hydrophile is common noun, and the exact opposite is what? Hydrophile का opposite क्या हो जाएगा? That is hydrophobe. Hydrophilia का opposite hydrophobia, right? Hydrophilic का opposite hydrophobic, यानी जो चीज पानी से दूर जाए वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस हो गया। अब आप देखो 6 वर्ड हमें नए पता लग गए जस्ट कॉमन सेंस की वजह से, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल नहीं थी। हमें ये बात समझ आई कि भाई अब हाइड्रो बोला जा रहा है वो पानी है, फाइल लग गया, इसका मतलब उसके प्रति आकर्षण है, प्यार है। एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या हो गया, हाइड्रोफोब। तो अब डिक्शनरी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, जो आप बार बार कहते हो ना कि कोई कितना भी कह ले रीडिंग के लिए, do read magazines, newspapers or whatsoever, then vocabulary becomes a big barrier in reading because you come across couple of words you are not aware of and then you lose interest. And believe me, in the span of 1 month आपको वो सारी vocabulary समझ में आने लगती जो अखबारों में आती है। जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे बैचेस के होंगे, अब उनके लिए अखबार पढ़ना बहुत कंफर्टेबल है। फॉरेन एक्सप्रेशंस कराए हुए हैं, वो भी बहुत सारे शब्द जो अखबारों में रिपीट होते हैं वो उनको रोज मिलते हैं। तो ये मुश्किल से 1 से 1.5-2 महीने की आपकी मेहनत होती है। आप उस अप्रोच को पकड़ो रादर देन हाय तौबा मचाने के, ओ माय गॉड मुझे तो इस वर्ड का मतलब नहीं पता, मेरी वोकैब इतनी कमजोर है। देख रहे हो आप एक शब्द से कितने सारे शब्द बन रहे हैं। अब मैंने यहां पे लिख दिया अगर हाइड्रोफीलिया, हाइड्रोफीलिया, देन द एग्जैक्ट ऑपोजिट इज व्हाट, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, right? And hydrophilic, what is the exact opposite? Hydrophobic. ये है रूट वर्ड की पावर, that from one word we are making 6 words.
and if these words are written anywhere, you are in the position to get the meaning of that particular word. अब जैसे देखो जो हालात अभी हमारे बगल में है, पड़ोस में है, अफगानिस्तान में है, और दुनिया के लगभग हर देश में आपको इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं पीछे, जैसे अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर, ये पूरा का पूरा कैंपेन चला था चुनाव से जस्ट पहले। तो एक शब्द बहुत आता है, इसी फाइल फिलो से मुझे याद आ रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, हो सकता है अखबारों में। कौन सा शब्द है? जिनोफोबिया। जेनोफोबिया। अब कोई इसका पूछे इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, तो जिनोफीलिया। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट दिस मेथड empowers you actually. Now you are in the position to get the, to get the meaning of the word. At least if you are not getting the exact meaning, you can make an intelligent conjecture about the meaning of the word, intelligent guess about the meaning of the word, because now you are aware of the science of vocabulary development. You do know that in English language 65 to 70% words are made by this particular methodology. And in the same manner, we learn the vocabulary in Hindi and Sanskrit as well. You do study संधियां, संधि पढ़ते हो आप संधि पढ़ते हो, राइट? सो संधियों में भी क्या होता है? उपसर्ग होता है, मूल शब्द होता है और प्रत्यय होता है। अब जैसे मेरा नाम है सत्येंद्र, तो अगर हम बात करें, मैं आपसे पूछूं कौन सी संधि लगी हुई है यहां पे, कैसे नाम बना होगा ये? तो सत्य प्लस इंद्र मिलकर के क्या बना था? सत्येंद्र। अब पूछा जाए ये कौन सी संधि है, तो ये यड़ संधि है, ये यड़ संधि है, और मुझे फॉर्मूला भी याद है, दैट इज इको यड़च। तो यहां पे क्या है? अ और ई मिलकर के ई की ए की मात्रा बन जाती है, ये फॉर्मूला था। तो संस्कृत में भी ऐसे ही शब्द बन रहे होते हैं, ठीक है? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो वही पैटर्न यहां पे भी है, और ये पावर आपको इधर मिल जाती है। सो जेनोफोबिया शब्द है। अब इसी तरीके से जेनोफोबिक सोसाइटी, आप देखो कहीं आएगा तो आप तुरंत अंदाजा लगा लोगे। अब इधर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, जेनोफिलिक, राइट? बात समझ में आ रही है? उस इंसान को क्या कहोगे जो आपसे अलग आइडेंटिटी रखता है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उस इंसान को हम जेनोफोब कहेंगे। और जो अलग आइडेंटिटी के लोगों को, फॉरेनर्स को, जो विजातीय लोग हैं, उनको उनके लिए वेलकमिंग एटीट्यूड रखते हैं, उनका बाहें फैला के स्वागत करते हैं, जैसे हमारे इस देश ने किया हमेशा से, राइट? इंडिया इज नोन फॉर दिस थिंग। वी हैव वेलकम्ड ईच एंड एवरीवन ऑन दिस लैंड, जिसकी वजह से काफी, मतलब ये हमारी यूनिकनेस है, उसके बारे में बात कभी और करेंगे। तो जेनोफिलिक लोग हैं हम, जबकि दुनिया में यह है कि अलग आइडेंटिटी के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, राइट? जो आपसे अलग हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं, एक्सेप्टेंस में दिक्कत आ रही है, जो बहुत बड़ी ह्यूमन क्राइसिस की तरफ हमें लेके जा रही है। इस धरती पे सबसे खतरनाक जानवर इंसान ही है, बाकी सारे जानवर बेचारे ठीक ठाक हैं, और वो बाकी के सारे जानवर भी इसी जानवर से त्रस्त है कि तुमने हमारे लायक भी जगह नहीं छोड़ी, हमें ही मार के खा रहे हो, हमारे लायक ना पानी छोड़ा ना हवा छोड़ा, बेचारे तड़प तड़प के वो जानवर मर रहे हैं। वो मछलियां कितनी गालियां देती होंगी, वो समुद्री जीव जो हमारे कचरे की वजह से मर जा रहे हैं। तो हम सबसे खतरनाक जानवर है, हमसे ज्यादा खतरनाक कोई जानवर नहीं है इंसानी जमात से। तो अब ये क्या है कि दिस पर्टिकुलर मेथड एम्पावर्स यू। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? और देखो जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, यानी जो अंग्रेजी को लिटरली, अंग्रेजी वाले अंग्रेज देशों से आते हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि जब अगर आप बात करो नेटिव स्पीकर्स की, तो उनकी संख्या हमेशा से कम है, नॉन नेटिव स्पीकर्स ही इंग्लिश बोलते हैं ज्यादा, राइट? वर्ड पावर मेड इजी इज एब्सोल्युटली गुड, ठीक है? तो यहां पे सत्यप्रकाश, फिर आपका कमेंट नीचे चला गया बहुत तेजी से। हाँ जी, तो ये जो एस्पेक्ट है ना, ये आपको उनके करीब लेके जाएगा कि आप इन चीजों की प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे पा रहे। जैसे आपसे मैंने जब लास्ट वीक पूछा था, बहुत सारे वर्ड आपने बताए थे खुद ही कि हाँ सर हमने प्रोनाउंसिएशन इनकी बेहतर की। आप अब तक कैसे क्या बोलते थे? आप बोलते थे डेवलपमेंट, बहुत डेवलपमेंट हुआ है या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब आपको समझ में आया कि दैट इज द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, इट्स नॉट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट।
तो जबान को साफ करना पड़ेगा उसके लिए कि आप जो है प्रोनाउंसिएशन को सुने। डिक्शनरी सबसे अच्छा सोर्स है, मैं बार बार कह रहा हूं, डिक्शनरी सबसे अच्छी सोर्स है। जब आप पैशनेट होगे शब्दों के राइट प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो आप बार बार, मोबाइल है आपके पास यार, तुरंत उस पर डालो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज शब्द आएगा, वहां पे उसके साथ साउंड वाला बना रहता आइकन, आप उस पर क्लिक करिए और प्रोनाउंसिएशन को 2 बार 3 बार सुनिए और फिर अपनी आवाज में बोलिए। साथ में जो प्रोनाउंसिएशन नोट्स लिखे रहते हैं उनको भी देखिए कि कौन से वर्ड के ऊपर को बड़ा लिखा हुआ है, लाइट। अभी जैसे मैंने लिखा था कि जो कैपिटल्स में लिखा हुआ मींस व्हाट, कि आपको वहां पे ओकल स्ट्रेस ज्यादा देना है। लेकिन पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग। मैं रीड कर रहा हूं यार, रीड तो बचपन से कर ही रहे हैं, बोलने की प्रैक्टिस करनी है कि हम उसको मिसोजिनी बोल रहे हैं जब, तो हम ध्यान रखें, राइट, ही इज अ मिसोजिनिस्ट, दिस इज अ मिसोजिनिस्टिक ट्रेट, दिस इज अ मिसोजिनिस्टिक ट्रेट, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना, जहां कहां पे कितना जोर देना है। अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो अब अंडर पे उतना जोर नहीं है, स्टैंड पे वो समझ में आ रहा है। आप अगर उसको मोनोटोन में बोलोगे तो लग जाएगा कि हां, अगर आपने सुना हो, मैंने क्योंकि ऑब्जर्व किया है, आपने भी किया होगा, कई बार आप देखते हैं कि जो हमारे इंग्लिश न्यूज चैनल्स के कुछ रिपोर्टर्स हैं, करेस्पॉन्डेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, संवाददाताओं की, खासतौर से नेशनल टेलीविजन पे ये कई बार देखने में आता है, दूर दराज के इलाकों में, रिमोट एरियाज में अगर कुछ होता है और वहां के कोई संवाददाता अंग्रेजी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये साफ पता लगता है कि वो किसी हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और उनकी अंग्रेजी पे उतनी कमांड नहीं है। ही इज स्ट्रगलिंग इन मेकिंग सेंटेंसेस, राइट। इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स कि वो अंग्रेजी से उतना उनका ताल्लुकात बेहतर नहीं है। उनको ग्रामर आती है, शब्द भी पता है, बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। Grammar is absolutely intact. There is no problem in the structure of the sentence. But when it comes to speaking, then there is a problem. Have you observed couple of, correspondents? कभी ध्यान दिया है आपने जहां पे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है? तो देखो, ये जब हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो ये सब ऑब्जर्वेशन का मामला है, राइट। आप ऑब्जर्व करोगे तो सारी चीजें सीखोगे आप, ठीक है। हाँ जी, ये आपको देखने को मिलेगा। अब आकांक्षा पूछ रहे हैं, सर हाउ टू रीड वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक बता दीजिए कैसे पढ़नी है। नहीं, एफएम न्यूज में जो हाँ रिपोर्टर्स होते हैं, जो एंकर होते हैं, उनकी दिक्कत नहीं है ये, बिल्कुल सिद्धार्थ। तो आप नोटिस करेंगे इस बात को, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी अंग्रेजी, खासतौर से मान लो वो कहीं बिहार से रिपोर्ट कर रहे हैं, झारखंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां के लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, अंग्रेजी पे उतनी सफाई है नहीं, और जाहिर तौर पे चैनल ने खर्चा नहीं किया अब अलग अलग की हिंदी भाषा के लिए अलग रखा जाए, अंग्रेजी वाले के लिए अलग रखा जाए, राइट। तो उसमें क्या होता है कि वो जब अंग्रेजी उन्हीं से बुलवाई जाती है अंग्रेजी वाले न्यूज में, तो आपको साफ जाहिर होता है। ऑल इंडिया रेडियो में बिल्कुल एफएम न्यूज आप सुने, वहां पर भी आपको पता लगेगा। एंकर्स आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉरेस्पॉन्डेंट्स, बिकॉज वो फील्ड में रहते हैं, जब वो रिपोर्ट करते हैं वहां से, तो वहां पे निकल के आता है। हाँ जी, टेंस के बारे में सत्यप्रकाश मैंने पूछा था, उसकी चर्चा कर लेंगे आज। जैसे अभी हम वोकैब का एस्पेक्ट देख रहे हैं बोलने के अंदर कि वोकैब का क्या रोल है, तो ग्रामर के रोल में जब मैं आऊंगा तो टेंस भी आपको एक बार ब्रशअप करूंगा, पंक्चुएशंस का रोल भी समझाऊंगा। अभी हम यहाँ पे वोकैब की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये मोटे मोटे तौर पे ये समझ आ चुका है कि भाई ये दोनों मेथड्स आपके वोकैब को याद रखने में आपको काफी हद तक मदद करते हैं। और करेक्ट करने वाला मैंने एस्पेक्ट आपको बता दिया था कि यूसेज आपका बेहतर कैसे हो पाएगा। तो हमेशा हमेशा ये एक गोल्डन पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये भी है, ध्यान में रखिए कि ऑलवेज लुक फॉर डिफरेंसेस इन सिनोनिमस वर्ड्स, तब जाकर के वोकैब बेहतर होगी। क्योंकि बहुत बार आप एम्बैरेसमेंट के शिकार हो जाते हैं। अब आप सोचते हैं कि भाई मैंने कोई वर्ड देखा, ये उसके सिनोनिम्स की लिस्ट में था, आज मेरा इंटरव्यू है, आज जाकर के ये वर्ड ठोक के आऊंगा वहां पे, और क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो क्योंकि आपको समझ नहीं है कॉन्टेक्स्ट की या डिग्री की कि कौन सा वर्ड कहां पे लगाना है। इज दिस वर्ड हाईली पॉजिटिव, माइल्डली पॉजिटिव, न्यूट्रल,
माइल्डली नेगेटिव और हाईली नेगेटिव किस कैटेगरी का शब्द है? तो अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमने यहां पे वर्ड लिखा डिसअप्रूव, राइट, क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट, राइट, सेंश्योर, रिप्रोच, या वर्ड लिखा मैंने डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, लोथ, अबोर, एबोमिनेट। अब शायद आप डिक्शनरी खोल के देखो ना, तो इसमें से कोई भी एक वर्ड अगर आप डिक्शनरी में डालोगे, सो द रेस्ट ऑफ द वर्ड विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिनोनिमस वर्ड्स। ऐसे बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, दिमाग में आता जाएगा, मैं लिखते जाऊंगा। बट हियर इज द पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट यू नीड टू फोकस एट। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है, जो मैंने अभी कहा, फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि कई बार बोलने के बाद शायद दिमाग में बैठ जाइए कि भाई इंग्लिश में दो वर्ड सेम नहीं होते, सिमिलर होते हैं। सिनोनिमस वर्ड्स मीन्स डज नॉट मीन दैट दीज वर्ड्स आर सिमिलर, सॉरी दे आर सेम। Synonymous words do not mean that these words are same. These words are similar, but there must be some sort of difference, right? And there is a host of parameters जिनके ऊपर difference है। So वो difference आपको समझना पड़ेगा, और इसके लिए क्या तरीका है वो भी समझा देता हूं। देखो, जैसे आपने एक बार क्रिटिसाइज डाला, आपको कैस्टिगेट मिल गया, ठीक है, उसके सिनोनिम में। अब अगली बार क्या करो, नेक्स्ट टाइम कैस्टिगेट को सर्च बॉक्स में डालो डिक्शनरी में, और फिर कैस्टिगेट को समझने की कोशिश करो। समझना किन किन आधारों पे है? प्रोनाउंसिएशन पे। अब आवाज जरूर आपको सुनना है, प्रोनाउंसिएशन हमेशा सुनिए जब भी नया वर्ड देख रहे हैं आप। देन ग्रामेटिकल प्रोफाइल, देन मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। समटाइम्स वन वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग्स, एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, और उस कैटेगरी को हम कहते हैं होमोनीम्स। होमोनीम्स बैंकिंग और मैनेजमेंट एग्जाम्स में होमोनीम्स से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे वन वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग्स इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट मीनिंग, नॉट द मल्टीपल इज द राइट वर्ड, डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो दिस इज अ फ्लैट रेट, 100 रुपीज इज अ फ्लैट रेट फॉर पार्किंग। यहां भी फ्लैट का इस्तेमाल हो गया। योर टायर इज फ्लैट, यहां भी फ्लैट का इस्तेमाल हो गया। ही बॉट अ न्यू फ्लैट इन गुड़गांव, यहां भी फ्लैट का इस्तेमाल हो गया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? स्पेलिंग इज सेम, बट एक जगह पे फ्लैट रेट है, इसका मतलब कि इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है। योर टायर इज फ्लैट, इसका मतलब हवा निकल गई है और तुम फ्लैट में रह रहे हो, यानी तुम कम फ्लैट में रह रहे हो, लिटरली जिसको फ्लैट कहते हैं, तुम्हारे अकोमोडेशन की बात हो रही है। द सेम वर्ड फ्लैट इज यूज्ड इन 3 डिफरेंट वेज एंड देयर आर 3 डिफरेंट मीनिंग्स, राइट? सो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड होमोनिम। तो होता क्या है कई बारी कि यू आर अवेयर ऑफ वन मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, but you are not aware of the other meanings of the same word, and that is only because कि आपने शायद vocab को हमेशा हिंदी में पढ़ने की कोशिश करी, या आप जल्दबाजी में रहे। तो अब थोड़ा सुकून से पढ़ लो, ठीक है? go through all the possible meanings. Sometimes what happens, like if there is a one spelling, but the one spelling can be used in different grammatical profiles. Like the very basic example is the P-O-R-E, pore. Pore is noun, the tiny openings in our skin, जिसे हम छिद्र कहते हैं, एंड PORE, पोर इज वर्ब एज वेल, एंड एज अ वर्ब मीनिंग ऑफ पोर इज व्हाट? दैट यू आर एब्सोल्युटली एनग्रॉस्ड इन समथिंग, आप किसी चीज में पूरी तरीके से डूब चुके हैं, उसे हम पोर कहते हैं, ठीक है? अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं पूछना चाह रहा हूं, समय क्योंकि खत्म हो रहा है। कल से क्लास हम 6 बजे ही रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? राइट? मैं पूछ नहीं पाया, तो खैर वहां पे अपडेट हो जाएगा, राइट? 6 to 7 ही होगा। कुछ लोगों की भी आई थी कि सर थोड़ा और लेट जाए, अच्छा रहेगा हमारे लिए, ऑफिस छूट रहा होता है या इंगेज रहते हैं काम में, तो 6 से 7 रखेंगे। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है आपको इसमें, तो आप उस बीच में क्लास ले सकते हैं। कल से हम 6 से 7 ही रखेंगे। एनीवे, आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हम उसी की बात कर रहे थे कि हमेशा डिफरेंसेस के ऊपर फोकस करिए, और यहां से आपके वोकैब की समझ जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब
या तो अगर वोकैब बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पे तो फिर आपको वो दूसरा इलाका ही हो जाएगा। देखता हूं मैं अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनती, अदरवाइज आप चैनल पे जाकर के वहां पे देख सकते हैं, डेली वोकैब डोज वहां पे चल रहा है। चैनल का नाम है इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी। बहुत सारे वीडियोस हैं वहां पे। कोई अखबार के बारे में पूछ रहे थे, अखबार कैसे पढ़ना है, क्या क्या लेवल है, सब चीजों के बारे में वहां पे वीडियोस अवेलेबल हैं। खैर मैं डिस्कस यहां पे भी करूंगा। ठीक है, तो वोकैब का एस्पेक्ट हमारा हो चुका है डिस्कस्ड। जार्गन्स हमने बात कर ली कि भाई अखबार पढ़ते समय ध्यान दीजिए। प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे फर्दर स्टेज पे। एक्सेंट, एक्सेंट और हाउ टू थिंक इंग्लिश, इसके बारे में बात हम कल करेंगे। ठीक है, कि एक्सेंट को किस तरीके से इंप्रूव करना है, कैसे आप उसको समझ पाएं, और थिंकिंग वाला जो पॉइंट है कि इंग्लिश में सोचें कैसे, इसके बारे में हमने शुरू में चर्चा की थी कि अंग्रेजी में क्योंकि हम सोच नहीं पाते इसलिए बोलने में दिक्कत होती है। पहले अपनी मातृभाषा में सोचते हैं और फिर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो ट्रांसलेशन में वो लैग होता है। खैर चर्चा पहले भी कर रखी है, फिर दोबारा ही बताने वाली बात है। मैंने आपसे कहा था कि खुद से बात करना शुरू करिए, खुद से बात करना शुरू करिए, वो चीजें आपको मदद करेंगी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। कल करते हैं मुलाकात।